का हर पार्टी का एक उद्देश्य होता है, एक रूल होता है, एक कानून होता है। हर कार्यकर्ता को उसका पालन करना पड़ता है। पार्टी ने जब सर्वसम्मति से खलील अहमद को टिकट दे दिया तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आपने ये पार्टी के किसी एक नेता को चुनकर जिसको टिकट मिला उसका प्रचार कर उसके साथ हो जाएं, फिर उससे बगावत करके आप चुनाव लड़ रहे हैं? सरकार मोदी जी की है, मोदी जी कौशल विकास चला रहे हैं, आप प्रचार कांग्रेस का कर रहे हैं, कांग्रेस की एक योजना का प्रचार कर रहे हैं। कहीं आपका प्लान कांग्रेस में जाने का तो नहीं है? अभी अभी आपने स्वीकार किया है कि जो जीत के जाते हैं वो जनता में दिखाई नहीं देते हैं, तो आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हरिशंकर चौधरी जी ने कोई काम नहीं किया है? कोरोना के सारे मैं सैनिटाइज लेके चलता हूँ, गहन ग्लव्स मेरे जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सावघाट ब्लॉक के सावघाट प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार जो है अब्दुल सलाम से मुलाकात करने आए हुए हैं। आज बहुत ही दिनों के बाद आज हमारी आपसे मुलाकात हुई है। बीच में आपकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस समय आपकी तबीयत कैसी है? जी काफ़ी सुधार है, दवा चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन लोगों के बीच में आना जाना लगा है और लोगों से मुखातिब होना है। फिर भी अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए, जनता की परवाह करते हुए मैं फील्ड में लगा हूँ और जनता के जो भी दिमाग में है उन सब के सामने मैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा सतत प्रयास करता रहूँगा। इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इतनी कम उम्र में बड़े बड़े नेताओं से आप टक्कर ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, फिर भी आपके हाथ असफलता ही लगी। आपने इतनी मेहनत की, पिछले 5 साल से लगातार ज़मीन पे आप काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपने हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में आपकी सोशल मीडिया के द्वारा दिखती हैं चीज़ें, इसके बावजूद पार्टी ने आपको नज़रअंदाज कर दिया। क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिला? पहले तो ये बात मैं मानने के लिए इनकार नहीं हूँ कि पार्टी वालों ने मुझे दरकिनार किया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं पार्टी वालों से, और पार्टी के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ भी थे, लेकिन कुछ नए जुड़े जो जो समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं, समाज को जोड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्थापित करने के लिए मैं लगभग 11 सालों से समाज में चल रहा हूँ, हर वर्ग के साथ काम किया हूँ और कोई भी चुनाव ज़मीनी काम करने पे ही जनता जो है स्वीकार करती है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। और मैं ये प्रयास हमेशा जारी रखूँगा। जनता जो भी फैसला करेगी हमारे हक़ में करेगी या हमारे नाहक में करेगी, हम हमेशा जनता के बीच में बने रहेंगे। आरोप ये है कि बसपा की जो बस्ती इकाई है इतनी कमज़ोर है, इतनी असंगठित है कि किसी एक ऐसे कार्यकर्ता को नहीं चुन पाई या किसी एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट नहीं दे पाई जो ज़मीन पर लड़ रहा था। बाहर से लोग आके टिकट ले लिए। इस बात का दुख आपके चेहरे पर साफ झलक रहा है, तो आप कुछ बयान करेंगे इस पर? जी, ये तो वास्तविकता है। जितने भी 43 वार्ड में वितरण हुआ है, समर्थित प्रत्याशियों की सूची जितनी हुई है, लगभग मैं जानता हूं कि कोई भी ज़मीनी नेता उसमें नहीं है। मैं अपने पार्टी पे लाछन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि लोगों ने समीक्षा नहीं की। सिर्फ वो जो बड़े नेताओं के दबाव में आकर के, कुछ बड़े कोऑर्डिनेटर के दबाव में आकर के जो है टिकट को वितरण किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। ये चुनाव के बाद देख लीजिएगा कितने लोग पार्टी में रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और चुनाव लड़ना है, लोग जुड़े हैं, जुड़े रहें, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के बाद लोग जुड़े रहें तब अच्छी बात है, क्योंकि 2022 में चुनाव है और सबसे बड़ा ट्रायल यही है। 21 का चुनाव ही ट्रायल है, सबसे बड़ा चुनाव, क्योंकि 4 चुनाव एक साथ हो रहे हैं। जो ज़्यादा सीट निकालेगा, समझ लीजिए ये ओरिजिनल फाइनल है, सेमीफाइनल नहीं, फाइनल ही है मान लीजिए, क्योंकि चारों चुनाव एक साथ होना, लोगों को मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात है। और जो सीट ज़्यादा निकालेगा वो 2022 में सरकार बनाएगा, ये मेरा दावा है। आपके साथ हरिशंकर चौधरी जी साथ रहे, आपके समर्थन में रहे, खुला उन्होंने प्रचार किया। आपके टिकट के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी तक पूरी जोर लगा दी, फिर भी वो नाकाम रहे। उन्होंने हार मान के पार्टी के पदों से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर आप कैसे विश्वास करते हैं, जब ऐसे ही लोग इस्तीफ़ा देते रहेंगे, फिर आप पार्टी को, बसपा को फिर कैसे प्रदेश स्तर में ला सकते हैं? जी, मैं माननीय श्री हरिशंकर चौधरी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो एक छोटे कार्यकर्ता के लिए उन्होंने अपने सारे पद को त्याग दिया
और ये वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। मैं आजीवन उनके साथ काम करना भी चाह रहा हूँ और उनकी स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ चल रही है, उनके जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामना भी करते हैं। और रही बात हमारे टिकट की बात की, तो वो हर कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। बीच में जब कुछ लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया तो झंडा उठाने का काम माननीय हरिशंकर चौधरी जी ने किया। पूरे उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मीटिंग में माननीय हरिशंकर चौधरी जी बहन जी के साथ मीटिंग में गए थे। हमारे लिए गौरव की बात है और ऐसे कार्यकर्ता अगर हमारे साथ जुड़े रहे, बसपा को 2022 में लाने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ से सूचना मिल रही है पिछले कई महीनों से कि हरिशंकर चौधरी जी रुधौली विधानसभा के एक विधायक उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। जब माननीय श्री हरिशंकर चौधरी जी अपने एक कार्यकर्ता को जिला पंचायत का टिकट नहीं दिलवा पाए तो हम कैसे उम्मीद लगाएं वो खुद विधानसभा का टिकट बसपा से पाएंगे? ऐसा है, हम लोग गरीबों मजलूमों की सहायता करते हैं और माननीय हरिशंकर चौधरी जी ने आज तक अपने जीवन काल में किसी गरीब दुखिया को सताया नहीं है। बजाय उनको आगे ले जाने में, अब मैं ही एक गरीब किसान का लड़का हूँ, मुझे आगे ले जाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और यही सब काम उन्होंने आज तक अपने शिक्षण के माध्यम से, अपने राजनीतिक के माध्यम से, अपने धन बल के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रखी है। पार्टी की आला कमान के ऊपर है टिकट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि 309 रुधौली में अगर प्रत्याशी कोई होगा तो हमारे हरिशंकर चौधरी जी होंगे। आपको टिकट नहीं दिया गया है, फिर भी आप सिंबल यूज कर रहे हैं, क्या आप पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? मैंने सिंबल यूज नहीं किया है। मैं पार्टी का विधानसभा कोषाध्यक्ष हूँ। मैं अपने बैनर तले लड़ रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जनता की डिमांड पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 11 साल मेहनत किया हूँ, उस बेस पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और गरीबों मजलूमों की लड़ाई मैं हमेशा लड़ता रहूँगा और लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूँगा। और आगे आने वाले चुनाव में जो भी निर्णय होगा, मैं किसान के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। किसान का बेटा हूँ और किसान हितैषी से हमेशा बात करूँगा। हर पार्टी का एक उद्देश्य होता है, एक रूल होता है, एक कानून होता है। हर कार्यकर्ता को उसका पालन करना पड़ता है। पार्टी ने जब सर्वसम्मति से खलील अहमद को टिकट दे दिया तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने पार्टी के किसी एक नेता को चुनकर जिसको टिकट मिला उसका प्रचार कर उसके साथ हो जाए, फिर उससे बगावत करके आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं खलील अहमद का विरोध कहीं नहीं किया हूँ, कोई वो साबित नहीं कर सकते। मैं पिछले 11 सालों से चुनाव का जो है बहुत बढ़िया से तैयार कर रहा हूँ। खाका तैयार किया था मैंने, पहले ही चुनाव लड़ने का मन बनाया था और जब मैंने मन बना लिया तो चुनाव मैं लड़ूंगा, ये तय बात है। और पहली बात तो मैं 11 साल से बसपा में हूँ, वो तो अभी 1 महीना हुआ पार्टी में आए उनको। और तो सम्मान तो मुझे उनका करना चाहिए ना कि भाई पुराना कार्यकर्ता है, उनको टिकट दीजिए या उनके टिकट काट को अपना टिकट लें। मैं किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं यहाँ बैठा हूँ। मैं अपने आप को स्थापित करने के लिए मैं अपनी विचारधारा लेके लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अगर लोगों को मेरी विचारधारा पसंद आएगी तो मुझे पसंद करेंगे, खलील अहमद की पसंद आएगी खलील अहमद को करेंगे। मैं पार्टी के विरोध में आकर के चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। कोई पार्टी विरोधी गतिविधि मैंने कहीं नहीं पेश की है। आप 11 साल से बसपा से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। खलील अहमद अभी 1 महीना हुआ, जो 6 महीना हुआ है आके टिकट ले लिए, तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप उनसे राजनीति में बहुत पीछे हैं, सोच समझ में वो आपसे राजनीति में ज़्यादा अनुभव रखते हैं? देखिए, राजनीतिक अनुभव तो जनता बताती है किसके अंदर कितना गुण है। हम तो एक अपने आप को स्थापित करने, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम भी राजनीति में कदम रखे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। वो तो जनता तय करेगी कौन कितना परिपक्व है, कौन किसके साथ है। राजनीति तो किसी की बपौती नहीं है, न किसी की जागीर है। राजनीति यहाँ रह करके करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है, तो उसको राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब होता है समाज सेवा। जो मैं 11 सालों से समाज सेवा कर रहा हूँ, अपने आप को एकदम से राजनीति में झोंक दिया हूँ। छोटे से लेकर के बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता हो। आज इस 28 साल की उम्र में मुझे जानने वाले लोग हैं, इसलिए जानने वाले लोग हैं क्योंकि मैं राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए समाज सेवा ही रास्ता मैंने चुना है और समाज सेवा से ही राजनीति को संभव बनाया जा सकता है। पार्टी, आपने आला कमान का नाम लिया था, पार्टी आला कमान के ऊपर हमेशा से यह आरोप रहा है मायावती जी के ऊपर कि वो पैसे लेकर टिकट बांटती हैं। तो इस मामले में कहीं आप पीछे तो नहीं रहेगा, आप पैसा नहीं जमा कर पाए इसलिए आपको टिकट नहीं मिला? लगभग 11 सालों से मैं पैसा दरिया की तरह बहाया हूँ। बात पैसे की नहीं, बात यहाँ वसूल की थी
कोई मंत्री डटे हुए थे कि हमारे अपनों को ही टिकट मिले, ये ना, उनके मन में ये नहीं था कि अपने कार्यकर्ता को मिले, उनके मन में ये था कि अपने वर्कर को ही टिकट मिले। तो पैसे के मामले में अगर मुझसे 10 लाख कहते, 20 लाख कहते, 20 लाख मैं देने के लिए तैयार था। रही बात पैसे की, तो पैसे की कोई वैल्यू यहाँ नहीं होती है, यहाँ कार्यकर्ता की वैल्यू होती है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आपने मंत्री जी का नाम लिया, क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं कि राम प्रसाद चौधरी जी और राजेंद्र प्रसाद चौधरी जो भी बसपा के जो एक मूल नेता थे, मजबूत नेता थे, पार्टी छोड़ के चले गए, पार्टी कमज़ोर हो गई थी, और माननीय राजकिशोर सिंह जब आए तो पार्टी को एक मजबूती मिली। क्या आपको अंदर से ये बात स्वीकार नहीं करते कि पार्टी इसमें मजबूत स्थिति में है राजकिशोर के आने के बाद? मैं तो कहीं नहीं मानता, जनता अपने साथ है तो पार्टी मजबूत है। या किसी मंत्री के आ जाने से पार्टी मजबूत नहीं होती है। पार्टी का जनाधार होता है, पार्टी का अपना व्यक्तिगत होता है, पार्टी का अपना व्यक्तिगत विचार होता है। जब तक आप अपने आप को एजेंडा से जनता के बीच में नहीं लाएंगे, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक चुनाव नहीं जिता पाएगा जब तक एक कार्यकर्ता एक मंत्री के साथ नहीं रहेगा। मंत्री और विधायक बनाने में हम जैसे कार्यकर्ता का ही सम्मान होता है। अगर मैं बूथ पे ना जाऊं तो मंत्री किस किस बूथ पे जाएंगे? मैं जाता हूँ उस बूथ पे, उस कार्यकर्ता को मैं झेलता हूँ, गांव-गांव मैं जाता हूँ, झेलता हूँ, ना कि जो है कोई मंत्री या विधायक आके झेलता है। तो हम इस लिहाजे से काम करते हैं कि अपने कार्यकर्ता को मजबूत करके आगे ले जाने का काम करते हैं। सावघाट प्रथम की जो सीट है मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, 50% वोटर मुस्लिम के माने जाते हैं। मुस्लिम वोटों का जिस तरीके से बंदरबाट आप लोगों ने मिलकर किया है, जितने मुस्लिम प्रत्याशी उतर गए हैं, एक के बाद एक उतर गए हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि शायद कोई 20% से ज़्यादा वोट पाएगा। अगर कोई बसपा का या फिर कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीतता है तो इसका क्या आप, इसका आरोप आप ही के ऊपर लगता है कि आप मतलब एक बसपा को टिकट दिया गया और आपने दमदारी के साथ चुनाव फिर भी लड़ा, तो आप इसको स्वीकार कर पाएंगे? जी नहीं, दमदारी से चुनाव मुझे पहले से ही लड़ना था। मैंने पहले ही कह दिया कि मैंने विचार पहले से ही बना रखा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, चाहे मुझे निर्दल लड़ना पड़े या किसी भी हाल में लड़ना पड़े। और रही बात माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी अपने साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं लोगों के साथ आना जाना मेरा लगा हुआ है। और जमदा शाही चौराहे पे मेरी दुकान भी है, लोगों से वहाँ से नेटवर्किंग मेरी है। और 11 साल से मैं जो है लोगों से अपने आप को बताया है कि मैं जो है एक आगे की सोच रखने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और लोग अपनी एक उम्मीद, अलग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है अब्दुल सलाम आगे जाकर के कोई बड़ी राजनीति करे। और इस लिहाजे से मुसलमान हमसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और मुसलमान लगभग हमारे साथ हैं। आप बता रहे हैं कि जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है। आप इस क्षेत्र का करीब मेरे अंदाज से 10 चक्कर लगा चुके होंगे, कोई घर नहीं बचा होगा, कोई गांव नहीं बचा होगा। क्या आपको किसी गांव में कोई समस्या दिखी कि इस बार अगर जीतेंगे तो इस समस्या का समाधान सबसे पहले करेंगे? मुद्दा क्या है इस क्षेत्र में घूमने के बाद, आपको समस्या क्या दिखी? समस्या है समस्या भाई, समस्या का समाधान होगा कैसे? समस्या का समाधान होगा, मैं बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज देता हूं, जब आप सत्ता में आते हैं किसी गली किसी मोहल्ले में नहीं जाते हैं। उस सबसे बड़ी समस्या ये हम लोगों को ये झेलनी पड़ती है कि जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं कभी न कभी गांव में जाते ही नहीं। सबसे ज़्यादा समस्या हम लोग को तो ये झेलनी पड़ती है कि फिर आगे वही काम करोगे, जीतने के बाद आओगे नहीं। लेकिन मैं अलग सोच लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मेरी सबसे ज़्यादा जो है फोकस रहेगा बिजली पे, शिक्षा पे, नाली पे, सड़क पे, इन सारों चीज़ों पे मुझे काम करना है। और गरीब मजलूम असहाय लोगों को जो जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, 60 साल हो गया, और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते, मैं उन सब चीज़ों के लिए आने वाले समय में लिखित जो है दूंगा कि मुख्यमंत्री जी से कि आप ऐसा काम करिए जो ग्राम सभा में जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाए और मृत प्रमाण पत्र बन जाए। सारी चीज़ों का जो है खाका गांव से ही होकर जाके प्रदेश में जाके गुजरता है। अभी अभी आपने स्वीकार किया है कि जो जीत के जाते हैं वो जनता में दिखाई नहीं देते हैं, तो आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हरिशंकर चौधरी जी ने कोई काम नहीं किया है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जीत करके चुनाव जो है अपने, कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं बाकी है जिस ग्राम सभा ने उन्होंने काम नहीं किया हो। पहले वाहिद जो है जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर चौधरी जी हैं, जिन्होंने अपने काबिलियत से अपने आप को स्थापित करने के लिए सारे ग्राम पंचायतों में 28-29 ग्राम पंचायतों में उन्होंने काम करके दिखाया है। कहीं भी आप जाके सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिए कि माननीय हरिशंकर चौधरी जी ने यहाँ पे काम करवाया कि नहीं करवाया है। मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे काम कर रहा हूँ, उनका अधूरा काम जो बचा हुआ है मैं उनको करके दिखाऊँगा।
आप उनके किसी एक काम को बता सकते हैं, किस गांव में कोई एक काम करवाया हो? अभी हमारे गांव में देख लीजिए बना हुआ है, बगल के गांव में देख लीजिए, परड़िया देख लीजिए, जमदा देख लीजिए, मझुआ देख लीजिए, तेलियाडी देख लीजिए, दुधराछे, कहाँ कहाँ मैं बताऊं आपको, किस जगह बताऊं आपको कहाँ काम नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं आप चुनाव जीतने के बाद में श्री हरिशंकर चौधरी जी के अधूरे कामों को पूरा करेंगे। क्या उनके अधूरे कामों को पूरा करने के बावजूद अलावा आप और नया क्या करेंगे जो अभी तक हरिशंकर चौधरी जी नहीं सोच पाए, इस क्षेत्र में नहीं ला पाए? बुनियादी शिक्षा पे जो है सबसे ज़्यादा हमारी जोड़ रहेगी, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोड़ रहेगा। लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो उनको जो है प्राइवेट कंपनियों से जोड़ा जाएगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लोगों की जो है दशा दिशा बदल सके। मैंने जिला पंचायत सौगढ़ प्रथम के जिला पंचायत सदस्यों कई लोगों का इंटरव्यू लिया। पहले एक ऐसे प्रत्याशी जो रोजगार पे बात कर रहे हैं और युवाओं को कंपनियों से जोड़ने की बात अभी ये स्वीकार किए हैं। नहीं तो मुझे ही बताना पड़ता था कि आप रोजगार पे क्या, पहली बार आपने स्वीकार किया, पहली बार किसी नेता ने स्वीकार किया है कि युवाओं को रोजगार देंगे कंपनियों से जोड़ के। आप कैसे कर पाएंगे, थोड़ा खुल के बताइए, लोग देख रहे हैं, बड़ी उम्मीदें आपसे लगाए बैठे हैं। बहुत सारे जी चल रहे हैं, बहुत सारे एजेंट जो है घूम रहे हैं कंपनी में जॉब देने के लिए, लेकिन उन सब चीज़ों का आकलन किया जाएगा। आकलन करने के बाद उनसे पता किया जाएगा क्या ये सही है क्या नहीं सही है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में लोग फ़ोन करते हैं, भाई ये यहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है, तो उन सब चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा, या इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, या जो है लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करके, जैसे एनएसडीसी का नाम आपने सुना होगा, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस के ज़माने में चालू हुई थी 2014 में, ये चुनाव के पहले, वो उसके माध्यम से भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर कोर्स करके बैठे हुए हैं। अगर कंप्यूटर कोर्स करके बैठे, कोई टाइपिंग का काम करता है, एक टाइपिंग पे 2 रुपया मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनको जोड़ा जाएगा। 2 रुपया मिलेगा, कम से कम एक पेज पे 2 रुपया पाएगा, तो 10 पेज करेगा 20 रुपया होगा उसका। ऐसे धीरे धीरे उसकी कंपनी में ग्रोथ बढ़ाया जाएगा। सरकार मोदी जी की है, मोदी जी कौशल विकास चला रहे हैं, आप प्रचार कांग्रेस का कर रहे हैं, कांग्रेस की एक योजना का प्रचार कर रहे हैं, कहीं आपका प्लान कांग्रेस में जाने का तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है मित्र। जो है ये मैं बताएं, एक कोर्स की बात कर रहा हूँ, एनएसडीसी की कोर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने किया था, जिसे मुझे भी स्कॉलरशिप 3000 रुपये की मिली थी। तो बहुत लोग एनएसडीसी करके अपना फ्यूचर देख रहे थे कि हम एनएसडीसी कर लेंगे, हो सकता गवर्नमेंट जो है हमको जो है रोज़गार दे दे, तो उस माध्यम से भी रोज़गार मिलेगा। कंप्यूटर कोर्स है एनएसडीसी, एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक जो है कंप्यूटर कोर्स ही है, मार्केटिंग का है, मैनेजमेंट का है, जिस क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में मार्केटिंग ज़रूरी है, मार्केटिंग नहीं है तो कुछ नहीं है। तो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को, चाहे दुकानदार हो, चाहे जो बहुत बड़ा होलसेलर हो, जब तक मार्केट में आदमी काम नहीं करेगा उसका सामान नहीं बिकेगा। लोगों को जोड़ना है हमको, किसी भी तरीके से हमको जोड़ना है, हम जोड़ के रखें। अब्दुल सलाम के लिए इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा वो बेरोज़गारी है, रोज़गार के लिए चिंतित है। अगर ये जीतते हैं तो ये वादा करते हैं कि इस क्षेत्र में लोग युवाओं को, बेरोज़गारों को कंपनियों से जोड़ेंगे। इसके अलावा भी अगर महिला सुरक्षा को देखा जाए तो कोरोना के बाद पूरे देश में, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा, सबसे भयावह समस्या है महिला सुरक्षा। छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, साइकिल से जाती हैं, आप देखते हो, आप भी इसी क्षेत्र में पढ़े बढ़े हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चियों के साथ जो बदतमीज़ी होती है, जो छेड़खानी होती है, जो घर पे आके नहीं बताती हैं, लेकिन रास्ते में हम लोग चलते हैं, देखते हैं ऐसी घटनाएं, अपने आंखों सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं। आप एज ए जिम्मेदार एक युवा नागरिक और एक युवा नेता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो नाली खंडर रोड चक्रोट से ऊपर उठकर बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए एक सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल बनाया जाए? इसके लिए आपने कोई प्लान, कोई स्ट्रक्चर तैयार किया? जी जी बिल्कुल, स्ट्रक्चर तैयार है। हमने पहले से सोच रखा है कि जब हम जिला पंचायत सदस्य हो जाएंगे, हर स्कूलों में जा कर के मॉनिटरिंग किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। कोई आपके पास रॉन्ग कॉल आती है क्या, या आपको अलग गलत जगह पे बुलाया जाता है, या रास्ते में कोई छेड़छाड़ करती है, तो आपको नंबर पे जो टोल फ्री नंबर है उसको जागरूक किया जाएगा। और कोई अगर उस पर जागरूक होने के बावजूद भी या उसको मना करने के बावजूद भी उस लड़के के साथ बदतमीजी लड़का कर रहा है, तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम थाने तक जाएंगे, एसपी तक जाएंगे, डीएम तक जाएंगे। इन सब चीज़ों को मैं सोच करके रखा हूँ। और महिला सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि एक महिला के पेट से जन्मे हुए हम भी हैं, और महिला के सम्मान हम हमेशा करते हैं। आप इतने सारे वादे कर रहे हैं, आप ये करेंगे वो करेंगे, कितना आसान होगा आपके लिए? केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, एक सांसद है, 5 विधायक हैं, कितना आसान आपके लिए होगा? आप एक टिकट नहीं पाए और इतनी बड़ी काम करने की आप बात कर रहे हैं। अब सरकार के बदौलत काम थोड़ा ना करेंगे,
हम अपने काबिलियत की बदौलत पे काम करेंगे, हम अपने कलम के बदौलत पे काम करेंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार कोई सरकार छीन लेगी? अभी सरकार के खिलाफ जनता रोड पे खड़ी हो जाए, अभी क्या सरकार चला लेंगे वो? सबसे ज़्यादा कमज़ोर हमारा विपक्ष है, विपक्ष रोड पे नहीं आता, अभी देखते सरकार की ऐसी तैसी हो जाती। और हम सरकार से काम लेना जानते हैं, हम उतना शिक्षित हैं, उतना काबिल है, हम काम करके दिखाएंगे। आपका आरोप है कि विपक्ष कमज़ोर है। मायावती जी भी तो विपक्ष में, वो भी तो कुछ नहीं बोलती है, साइलेंट रहती है, कहीं ईडी सीबीआई ना पीछे लग जाए। नहीं नहीं, बहन जी ने बहुत सारे जगहों पे बोला है। आप एक भी आरोप नहीं लगा सकते, हर मुद्दे पे उन्होंने बात की है और हमेशा बात करते रहेंगे। अभी उनका जो आश्वासन आने दीजिए, हम लोग रोड पे तुरंत आ जाएंगे। हमारा कहने का मतलब जो इंटरनेशनल पार्टियां हैं, इंटरनेशनल बोले कांग्रेस विपक्ष में, जैसे अब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वालों ने नंगे नाच कर करके रोड पे जो है अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को सरकार में लाए। कांग्रेस नहीं साथ दे रही है ना, कांग्रेस को साथ देना चाहिए। जो नेशनल पार्टियां हैं उनको साथ देना चाहिए ना, छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके उनको जो है उनके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए। मोर्चा निकालेंगे तब तो कुछ हो पाएगा। आप शांति से बैठे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी चुप हो, हम भी चुप हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि हमेशा देश में जो है विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस ही करे, तो बसपा नहीं कर सकती विपक्ष का नेतृत्व? क्यों नहीं कर सकती? आने वाले समय में हम ही जो है नेतृत्व करेंगे। आने वाले समय में बसपा ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राज करेगी और हम लोग जो अच्छे से शासन और प्रशासन दोनों चलाएंगे। ये पुरानी बातें थी, ये नाराज़गी की बातें थी। आपके मैंने फेसबुक से कुछ कमेंट लिया है, आपने कुछ पोस्ट किया था जब आपको टिकट नहीं मिला, आपकी नाराज़गी थी। आप देख रहे हैं, बहुत ही मायूस आप बैठे हुए हैं, जैसे कि हम दिखा दें, बहुत ही मायूस में ये बैठे हुए हैं। आपका एक स्टेटमेंट था कि शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप हो गया, बदमाश यह समझ बैठा कि उसे जवाब देना नहीं आता। बदमाश कौन है? कोई बदमाश नहीं है भाई, ये हालात है, सरकार के खिलाफ मैंने बोला है। और एक और है कि बाकी कोई नहीं जीत सकता, नहीं सॉरी, ये है कि पैसे की बदौलत चुनाव नहीं लड़ा जाता है, पैसे की बदौलत चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव कार्यकर्ता और व्यक्तिगत के बदौलत लड़ा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए, आप व्यक्तिगत अकेले ही चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों नहीं, पार्टी सहयोग कर रही है, पार्टी के वर्कर हमारे साथ हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं। मैं इस बात पे कहा था क्योंकि जब मेरा टिकट कटने वाला था, मुझे आशंका थी कि टिकट मेरा कट जाएगा, तो मैंने इसलिए लिखा था कि किसी भी कार्यकर्ता को कमज़ोर आप मत समझिए, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है, कार्यकर्ता को ही आप तवज्जो दीजिए, तो कार्यकर्ता को हो आगे ले जाइए। इस बात पे मैंने उसको लिखा था। एक कमेंट आपने और किया था कि समय पर साथ देने वाला दोस्त ही आपका असली दोस्त है, बाकी तो सब मोह माया है। तो कौन दोस्त हैं आपके जो समय पे साथ दिए? आप तो स्वीकार कर ही सकते हैं आप। हाँ भाई, समय के साथ जो चल जाए वही अपना दोस्त है, बाकी तो सब अवसरवादी होते हैं ना। और यही समय है लोगों को परखने का। आप अब अभी अपने परिवार में मान लीजिए बुखार से पीड़ित हैं और आप बेड पे जो है रगड़ रहे हैं, आपको कोई ले जाने वाला नहीं, तो आपका परिवार का मतलब रह जाएगा? कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसलिए कि मैं आप जनता के बीच में चल रहा हूँ, तो मेरे सहयोग में अगर मेरे दोस्त रहेंगे तो मेरी मजबूती और बढ़ेगी। ये कहने का तात्पर्य मेरा है। अब आप लोग उसको तोड़ मरोड़ को पेश करते हैं। नहीं, आप जो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम वाकई मीडिया नहीं है, हम एज ए यूट्यूबर का काम कर रहे हैं, मैसेंजर का काम, जनता की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाना, नेताओं की बात को जनता तक पहुंचाना, बस। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी भाषा में। एक शेर आपने लिखा है कि सब्र की असलियत से वाकिफ़ है हम, सब्र की असलियत से वाकिफ़ है हम, खामोश ज़रूर हैं लेकिन अंधे नहीं हम। सही है। क्या इस पर क्या कहना? कहना क्या है भाई, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट ना मिलना इनके लिए भाई दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य नहीं हो सकता, हमारा सौभाग्य हो सकता है, हमारा सौभाग्य हो सकता है। टिकट मिलने के बाद लोग मुझसे ही क्यों नाराज़ हो जाते, और ना मिलना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं हर हाल में कबूल करने के लिए अपने आप को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जनता के बीच में जा कर के अपने आप को बैठाया है, ना कि दूर दूर से मैंने राजनीति की है, या बैठ कर के एक कमरे में बैठ कर के एसी के रूम में बैठ कर के राजनीति की है, या 10 दिन पहले जो आचार संहिता लागू हो जाए कुर्ता पहन लूँ नेता बन जाऊँ। नहीं,
नेतागिरी करने का शौक़ मुझे जो है बिल्कुल नहीं है। मुझे समाज सेवा करने की शौक़ है और मैं हमेशा समाज सेवा करने की ही लालसा रखता हूँ। आपके ऊपर आरोप है कि आप जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, गाड़ियाँ लेके चले, लोगों को भीड़ लेकर आप चल रहे हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, खुद ही आप असुरक्षित हो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई। नहीं, वो पूरी गाइडलाइन को फॉलो करना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जो है अपने आप को कोरोना के सारे, मैं सैनिटाइज लेके चलता हूँ, गहन ग्लव्स मेरे पास रहता है, सारी चीज़ें मेरे साथ रहती हैं और जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं सबके पास मास्क रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग पालन करके ही काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ 3 लोग रहते हैं, एक ड्राइवर रहता है, 4 लोग रहते हैं। एक छोटा सा गेम होता है, वो वाला गेम नहीं जो आपके साथ खेला गया, ठीक है, जी जी। उसे रैपिड फायर कहते हैं। मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा, आपको एक शब्द में जवाब देना है। बताएं। ठीक, जल्दी जल्दी जवाब देना। अरे जो पूछिए तो सही है। हरिशंकर चौधरी। बहुत कम शब्दों में कहना है ना जी, एक शब्द में। जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं और मैं उनका हमेशा आदर और सम्मान करता हूँ। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ज़्यादा हो जा रहा है थोड़ा सा। परवीन बानो। तो हमारे विपक्ष में है। खलील अहमद। विपक्ष। प्रकाश चौधरी। वो भी विपक्ष में। हनुमान चौधरी। वो भी विपक्ष में। विद्यामणि। वो भी विपक्ष में। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को, अपने वोटरों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लॉकडाउन का कैसे पालन करें, कैसे मास्क लगाएं और कैसे दूरी बना के रखें? आपकी बातों का इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, इस महामारी में सबसे ज़्यादा जो आज तक देखा गया, सुना गया या प्रचार प्रसार हुआ, सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग से ही लोगों से बचा जा सकता है। इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कहीं से भी आएँ, घर हाथ धुलें और ज़्यादा दूर से सफ़र करके आएँ तो अपने आप को नहा लें, गर्म कपड़े जो है पानी से कपड़े को धुल लिया करें और जितने भी आप वस्त्र पहने हुए हैं सबको धुला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ से बचें, ज़्यादा बाहर ना जाएं, अनावश्यक सामान बाहर से ना खाएं, अपने घर के सामान को ही यूज करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़ को समय देने के लिए। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ आप देख रहे थे द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।